कि इस क्षेत्र में एक ऐसा बुद्धिजीवियों का वर्ग है जो आज इन बच्चों को तराशने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे मिलकर इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा दें, क्योंकि समय बहुत बदल गया है और आज हम पहाड़ के बच्चे हैं और हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले की बात है, समय बहुत बदल गया है और आज प्रयास किए जाने बहुत ज़रूरी हैं कि हम इसे कोई ना कोई हमारे बीच में ऐसे प्रयास करे कि ये जो मासूम चेहरे दिख रहे हैं, इनको एक सही दिशा मिल पाए। मैं वाक़ई में आज बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और एक पूरी यात्रा अभी मेरे सामने, मेरे चेहरे के सामने मेरी आ रही है। मैंने बहुत संघर्ष किया है, अपने आप को बहुत तपाया है और मैं समझती हूँ कि उस यात्रा में मेरे साथ जब-जब मैंने छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाए तो बहुत सारे लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई। तो छोटे-छोटे पीठ थपथपाने की वजह से ही शायद मैं जब गिरी भी तो हौसला बढ़ा, हिम्मत बढ़ी कि आगे जाऊँगी। हाथ में पैसे नहीं थे और ना डिग्री थी, लेकिन फिर भी शहर में गई और काम किया, करते-करते अपनी पहचान बनाई। लेकिन आज का दौर कम से कम मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि आज कम से कम हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, जो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीच से बच्चों में जो टैलेंट है हम उनको उस टैलेंट की वजह से आगे ला रहे हैं। शायद यही परफ़ॉर्मेंस अभी शहर में हो रही होती तो बच्चों के पास बहुत सारी सुविधाएँ होती, बहुत अच्छा स्टेज होता, बहुत अच्छे से उन लोगों की परफ़ॉर्मेंस के लिए तैयारी की जाती। लेकिन शायद ये छोटे-छोटे प्रयास हमारे गाँव के स्तर पे किए जा रहे हैं। जो आयोजन कभी गाँव में छोटे-छोटे जगह पे होते थे, आज उनको बड़ा रूप दिया जा रहा है और वो बड़ा रूप इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि शायद ये दस्तक जैसा ही परिवार है, जो इस तरह की कोशिश कर रहा है कि एक एक वो वर्ग है जो आज चंद्रयान तक पहुँचा है और हम आज भी अगर उसी जगह पे रह के सिमट के रह गए कि नहीं हम जो चीज़ें चली आ रही हैं हम उसी में रहेंगे, तो शायद हम कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो मेरा मानना है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं मेरी बात समझने के लिए, पर बड़े लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो मैं उनसे ज़रूर एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बच्चे के बनने के पीछे 3 लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। पहला उसका परिवार, दूसरा उसका समाज और तीसरा उस बच्चे की खुद की इच्छा। मेरे साथ मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा थी, हालाँकि गाँव में रह के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में मेरे पिताजी की क्योंकि एक छोटी-सी सब्ज़ी की दुकान थी और 11 लोगों का परिवार चलाना था। तो मैंने कभी अपने पिता की नज़रों से ये नहीं देखा कि बेटी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन वो बदलाव कहीं न कहीं हम लोग ही लेके आते हैं कि मैंने पिताजी को हमेशा ये देखा कि शायद बेटा हो या बेटी लेकिन कोई भी हो पर मेरे कंधे का सहारा बन जाएगा तो नज़रों से वो पर्दा हट जाएगा कि बेटी कर सकती है, नहीं बेटी। तो मुझे लगता है मैंने अपने आप से वो प्रयास किया कि अगर हम बेटियाँ ये उम्मीद करती हैं कि हमारे साथ बराबरी हो, हमें बराबर का हक मिले, तो ज़िम्मेदारी लेते हुए फिर घर में वो सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। उसमें फिर आप ये नहीं देखो कि अ, क्योंकि हमारे एक बहुत प्रचलित शब्द था, जब भी लोग मेरे पिताजी से पूछते थे तो एक बड़ा बहुत चुभती थी मुझे ये बात बचपन से कि पापा जी को जब भी कोई पूछता था कि कितने बच्चे हैं, तो कोई बोलता है 3 बेटियाँ हैं, तो बड़े उससे बोलते थे, "इराते पर भी जहाँ दलिद्र च लगे।" वो दलिद्र शब्द मुझे बहुत खटकता था बचपन में। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है जो मेरे पत्रकार बनने के पीछे है ना शायद वो यही वजह है कि बचपन से ना मुझे सवाल बहुत कुरेदते थे। हमारे यहाँ अगर पंडित अगर घर पे आ जाए, तो वो सिर्फ़ बेटों की जन्मपत्री देखेगा, बेटियों की नहीं देखेगा। और मुझे वो चीज़ हालाँकि मैं उससे बोल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे बहुत कुरेदती थी वो चीज़ कि एक पंडित घर में आने के बाद सिर्फ़ बेटे की जन्मपत्री क्यों देखता है, बेटी की क्यों नहीं देखता? और अगर वो देख रहा है तो वो सिर्फ़ उसमें ये देखेगा कि बेटा है, हाँ, ये बहुत अच्छी नौकरी पे लगेगा, बेटी है तो ससुराल जाएगी। इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन मैं आज ये बात बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने अपने कर्मों से अपना भाग्य बदला है। बहुत मैंने उस सुंदर। पंडित की बात को कभी मिस नहीं किया और शायद इन बच्चों में से भी कोई एक बच्चा ऐसा होगा ज़रूर, जो इस वक़्त किसी के ज़हन में मेरी बात आए कि आप में वो ताकत होती है और आप 2 चीज़ें हमेशा तय कीजिए। आज तो मैं पत्रकार हूँ इसलिए अपनी बात को शब्दों में ढाल रही हूँ, लेकिन शायद उस वक़्त मुझे समझ नहीं थी पर जो मैं कर रही थी वो सही दिशा थी, कि हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि बेटा ज़िम्मेदार होता है और बेटी ज़िम्मेदारी होती है। मैं मानती हूँ कि मैंने ज़िम्मेदार बनना स्वीकार किया, ज़िम्मेदारी बनना स्वीकार नहीं किया बहुत सुंदर। और वो शायद वही वजह है आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल का फ़र्क हर लड़की को समझना चाहिए। और सच बताऊँ लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम आ जाएगी, लेकिन जो ये समय है ना ये वापस नहीं आएगा। जो संघर्ष से जो तेज आपके चेहरे पे होता है ना उसकी तुलना आप किसी मेकअप से नहीं कर सकते। तो पहले अपने लिए ये सोचिए कि जब तक आप पिता के साथ हैं, जब तक आप अपने परिवार में,
सक्षम बनाइए। नौकरी करना ही ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन शिक्षा को इस तरह से समझिए कि वो आपकी आगे की जनरेशन को आत्मनिर्भर बनाती है, एक शक्तिशाली औरत बनाती है। मेरे परिवार में जब पहला बदलाव ये आया, मैंने सबसे पहले महसूस किया, एक लड़की जब सशक्त होती है तो सबसे पहली बात वो अपने घर के निर्णय लेने की क्षमता रखती है। उसके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद ले सके। और ये बदलाव जब पहली बार मेरे पिताजी ने देखा, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरे पिताजी ने कोई फ़र्क महसूस किया, क्योंकि हम सब उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ पर हम ये बताते हैं कि बेटियों को केवल इतना ही पढ़ना है, इतना ही करना है और उतना ही करना है। इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं कह सकती कि मेरे पिता ने कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने पहली बार ये देखा कि मेरी बेटी में काबिलियत है, उन्होंने वो बदलाव स्वीकार किया। तो आज जब हमारे समाज में बदलाव होता है तो हम सबको स्वीकार करना चाहिए उस चीज़ को, अपने बच्चों को सहयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि आपके पड़ोस या क्षेत्र का भी कोई बच्चा चाहता है तो उसकी पीठ थपथपाइए। और मेरे जीवन में मामा जी ने, अंशा प्रसाद मलासी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि सिर्फ एक यही इंसान थे जो घर में आके कभी ये नहीं बोलते थे कि तेरी 3 बेटियां हैं और दलित रहती। और वो शब्द मुझे हमेशा से खटका। शायद वो शब्द मिटाने के लिए मैंने वो तपस्या की, संघर्ष किया। और आज एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं गांव से निकली हूँ, तो मैं इन बच्चों की पीड़ा बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो उनके सामने कितनी चुनौतियाँ होंगी। लेकिन जब मैं उस न्यूज़ रूम में भी बैठती हूँ तो आप अंदाज़ा लगाइए, शायद बचपन से ही वो सवाल जो दिमाग में घूमते थे इसी वजह से रहे होंगे कि जब न्यूज़ रूम में बैठते हैं तो सारे पुरुष संपादक होते हैं और जितने कार्यकर्ता होते हैं, पत्रकार होते हैं, सारे पुरुष होते हैं। मेरे पास सिर्फ उस वक्त ये था कि मुझे नौकरी करनी है और घर का अच्छा देखना है सब कुछ। लेकिन तब भी मेरे जहन में ये बात थी कि मुझे इन सारे आदमियों के बीच में बैठकर अपने आप को साबित करना है कि महिला भी उतनी ही बराबर थी। मैं सिर्फ वो सॉफ्ट स्टोरी नहीं करना चाहती कि हाँ किसी सम्मेलन में चले गए और बात खत्म हो गई। मैं वो बनना चाहती थी कि उन्हीं कुर्सियों के बीच में एक कुर्सी मेरी भी लगे, और जब चर्चा हो किसी राजनीतिक मुद्दे पे तो मेरी भी उतनी ही बात सुनी जाए। तो मुझे लगता है कि सफ़र संघर्ष बहुत था, लेकिन जब आज देखती हूँ अपने आप को तो बहुत खूबसूरत लगता है कि मैंने भले ही बहुत संघर्ष किया पर आज वो सफल भी हुआ। और आपने मेरे इस संघर्ष से सफलता की यात्रा को इतना सम्मान दिया, मैं सच में बहुत तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने क्षेत्र के बच्चे को इतना उत्साहित किया। क्योंकि हम सम्मान कहीं भी पाले, लेकिन अपने क्षेत्र में जो सम्मान मिलता है उसकी खुशी बहुत अलग होती है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने वक्त लिया, लेकिन क्योंकि ये फुलदेही का उत्सव, मैंने बहुत सारी बातें बोली और आज फुलदेही के लिए कुछ न कह पाई तो मुझे थोड़ा सा निराशा होगी। तो एक 4 लाइन ज़रूर गुनगुनाना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे सुनेंगे? जोर से बोलो, आवाज़ ही नहीं आ रही है। अभी शहर के बच्चों को बोलती तो उनकी आवाज़ बहुत बुलंद होती। तो एक बार बोल दो, जय घोगा माता। जोर से आवाज़ नहीं आई। 4 लाइन गुनगुना रही हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो तालियां बजाना, नहीं लगेगी तो फिर बजाना, ठीक है? जी सारो फूली गे होलू प्योली लायड़ मैं घर छोड़ावा ए जी घर बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा ए जी सारो चला फुलारी फूल सौदा सौदा फूल बिरला मोरों का झूठा फूल न तोड़ा मोरों का झूठा फूल न लाया चला फुलारी फूल सौदा सौदा फूल बिरला मोरों का झूठा फूल ना तोड़ा मोरों का झूठा फूल न लाया। जय घोगा माता। जय घोगा माता। जोर से और आवाज।
अपनी इस मासूमियत को, अपने इस धैर्य को, अपनी इस शक्ति को सही दिशा देना और आप सभी लोग इन बच्चों के इस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल कर सको, ताकि हमारे बीच में से भी हम कह सकें कि हम इस राज्य से, इस ज़िले से बहुत अच्छे बच्चों को आगे ला रहे हैं, उनकी काबिलियत को आगे बढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए, जब हमारे बीच से कोई निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उस जगह से आते हैं जहाँ हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, और एआई के ज़माने में हम यहाँ पे रह के हमें वहाँ तक का सफ़र करना है। और उसके लिए एक बार फिर से सर, ऐसे आयोजनों से इन बच्चों का हौसला बढ़ाइए। तो हम, और एक चीज़ कि हम जब भी हमारे जीवन में जो लोग हमारा साथ देते हैं, हमें सहयोग करते हैं, उनके सामने हमेशा सर झुका के रखिए। उनकी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी और आप बहुत आगे जाएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। मैंने वक्त ज़्यादा लिया, उसके लिए माफ़ी कीजिए। बहुत सुंदर। आज जिन्हें पहाड़ों के उम्मीद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऐसी हमारी बहन, इस माटी इस घाटी की बेटी, युवा पत्रकार रेणु शकलानी का स्वागत, अभिनंदन। और ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता, जिसका कि सम्मान करते हैं हम, और उससे जुड़े हुए हमारे तमाम पत्रकार बंधु, बहुत ही हम उनका स्वागत करते हैं। ये सम्मान इन बहन के साथ आदरणीय हमारे पहाड़ी जी का सम्मान है, हमारे उनसे प्रसाद मलासी जी का सम्मान है, हमारे श्री हरीश गुसाई जी का सम्मान है, हमारे श्री कुलदीप राणा जी का सम्मान है, श्री रावत जी का सम्मान है, श्री चमोली जी का सम्मान है।